एक शर्त पर रुखसती होगी मेरी, अगर हैदर मुझे गोद में उठाकर गाड़ी तक ले जाएंगे और फिर हवेली में भी मुझे ऐसे ही लेकर दाखिल होंगे। अपनी शर्त बताकर वो आराम से दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ी हो गई थी। कब सुधरोगी तुम, और ये क्या बेहुदा शर्त लगाकर खड़ी हो गई हो? कौन सी दुल्हन अपनी शादी का खाना खोलते ही खाने की फरमाइश करती है बिना किसी शर्म लिहाज के? चलो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये शर्त नहीं मानी जाएगी तुम्हारी। हया की शर्त पर हैरान तो सभी हुए थे, मगर शाकरा बेगम गुस्से से उसके सर पर आन दौड़ी थी। बाबा जानी, नम आंखें लिए वो हमदान साहब को पुकार रही थी, जो फौरन से भागते हुए उसके पास आए थे। अपनी बीवी और मेरी सौतेली माँ को चुप करवाएं, क्योंकि मेरी रुखसती ऐसे ही होगी। हतमी फैसला सुनाकर वो हैदर के लटके हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराई थी। ये 20 किलो का लहंगा और इतनी भारी भरकम ज्वेलरी ऐसे ही नहीं पहनी, तुमसे बदला लेने की खातिर पहने हुए। तुम्हें भी तो पता चले ना कि सादगी से शादी करने की सज़ा बीवी कैसे देती है। दिल में सोचकर खुद की भी जान हल्कान किए हुए थी। मेरे भांजे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमदान साहब उन्हें लेकर साइड पर आए थे। हया, हैदर भाई कैसे उठाएंगे तुम्हें? राइमा के बोलने पर हैदर ने हया को उम्मीद भरी नज़रों से देखा था, जो शाने बेनियाजी से रुख मोड़ गई थी। हैदर, मुझे गोद में उठाएंगे तो रुखसती होगी, वरना रुखसती कैंसल। आराम से अपने लहंगे को संभालती हुई साइड पर रखी चेयर पर बैठ गई वो। कोशिश करके देख लो, शाहिदा बेगम ने हैदर को घूरते हुए कहा था। भाई, आपने देखा है, इसका भारी भरकम लहंगा है और ऊपर से मैडम ज्वेलरी से लदी हुई हैं। खुद का वजन कम था जो इतना सब कुछ पहन कर आई है ये। हया की आंखें हैरत से फटी थीं। अगर उसको उठाया ना तो मैं खुद गिर जाऊंगा इस तबाही को लेकर। बदला ले रही है ये मुझसे, अपना डर जाहिर करता हुआ वो बेबसी से बोल रहा था। हैदर के रोने जैसे चेहरे को देखकर इर्तज़ा को उस पर तरस आ गया था। हैदर भाई, उठा लेना, और इर्तज़ा है ना आपके साथ, वो नहीं गिरने देंगे आपको। माहीन के कहने पर वो नज़रें झुकाए गया था। भरोसा है ना मुझ पर हैदी? हैदर के कंधे पर हाथ रखता हुआ इर्तज़ा संजीदगी से पूछ रहा था। खुद से ज़्यादा है, कहकर वो हया की सिमत बढ़ा था। मुझे नहीं पता था कि तबाही इतनी भारी भी हो सकती है। अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाता हुआ वो उसे छेड़ने की गर्ज से बोल रहा था। मेरे प्यारे शोहर हैदर जी, अब तैयार हो जाएं, क्योंकि तबाही आपके गले पड़ गई है। दोनों हाथ हैदर की गर्दन में डालती हुई हैदर की ही टोन में वो बोली थी। माशाल्लाह, दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना एक साथ। हैदर और हया के पीछे पीछे चलते हुए माहीन इर्तज़ा के बाजुओं में हाथ डाले मुस्कुरा कर बोली, आज तुम्हारा काम ख़त्म होगा। माहीन रियाज बुखारी। खूनख्वार नज़रों से हमदान साहब के साथ खड़े रियाज साहब और माहीन को इर्तज़ा के साथ मुस्कुराते देखकर वो उन दोनों को घूरते हुए दिलावर शाह साइमा अंसारी के साथ गाड़ी में जा बैठे थे। दिलावर शाह और साइमा अंसारी को जाते देखकर शाहिदा बेगम परेशान हुई थी। तमाम तर रस्मों के बाद अब सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। माहीन हया को हैदर के कमरे में छोड़कर अपने कमरे में जा चुकी थी। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है इर्तज़ा। इर्तज़ा, जो डॉक्टर आमिर को गेट तक छोड़कर अपने कमरे की सिमत बढ़ा था, जब पीछे से दिलावर शाह की आवाज़ पर रुका था। सुबह बात करते हैं बाबा सरकार, अभी आप भी थक गए होंगे और मैं भी थक गया हूँ, वो कहकर वापस अपने कमरे की सिमत बढ़ा था। मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त बात करनी है, मजबूत लहजे में कहते वो इर्तज़ा की सिमत बढ़े थे। ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है बाबा सरकार जो सुबह नहीं हो सकती? दिलावर शाह के चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी देखकर उसे अपना उनको दिया हुआ वादा याद आया था, जो वो भूल चुका था। तुम्हारे दिए हुए वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है इर्तज़ा शाह। दिलावर शाह इर्तज़ा को कमरे में दाखिल होते देखकर बोले थे। कौन सा वादा बाबा सरकार? नासमझी में पूछता हुआ अपने बाबा के अंदाज पर वो चौंका था। वही वादा जो तुमने मुझे अपने निकाह से पहले दिया था। दिलावर शाह के याद दिलाने पर इर्तज़ा को वादा और हालात याद आए। याद आया तुम्हें अपना दिया हुआ वादा? इर्तज़ा शाह, इर्तज़ा को गुस्से से घूरते हुए वो गुर्राए थे। अच्छे से याद है, मुख्तसर जवाब देता वो जाने के लिए मुड़ा था। तुम आज इसी वक्त माहीन को तलाक देकर अपना वादा पूरा करो इर्तज़ा शाह। दिलावर शाह के मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुनकर वो कुर्ब से आंखें मीच गया था। यही वादा दिया था ना तुमने मुझे कि शादी के फ़ौरन बाद माहीन को तलाक दे दोगे, मगर तुमने 6 महीने निकाल दिए। पर आज तुम अपना वादा पूरा करोगे। एक शर्त पर तुम्हारा और माहीन का निकाह होगा आज। कैसी शर्त बाबा सरकार? सब लोगों के जाने के बाद दिलावर शाह ने तन्हाई में इर्तज़ा से बात करना शुरू की थी। मुझे वादा चाहिए तुमसे आज। कैसा वादा? वो नासमझी में पूछ रहा था। पहले वादा दो। उन्होंने अपना हाथ इर्तज़ा के सामने किया था।
आपको कभी इनकार कर सकता हूँ मैं? दिया वादा, शादी की रात तुम माहीन को तलाक दोगे। दिलावर शाह के हाथ पर इर्तजा की गिरफ्त ढीली पड़ी थी। नहीं बाबा सरकार, ये गलत है। पीछे होता हुआ इर्तजा अपने बाबा सरकार की बात पर हिल सा गया था। तुम वादा दे चुके हो, अब रियाज बुखारी के साथ भी वही होगा जो 26 साल पहले हमारे साथ हुआ था। दिलावर शाह को दिए हुए वादे पर इर्तजा की आंखें नम हुई थीं। उनकी कोई गलती नहीं थी बाबा, ये आप अच्छे से जानते हैं। उन्होंने तो आपकी और अपने खानदान की इज्जत बचाई थी। अगर वो निकाह पढ़ लेते तो हमारे खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाला जाता, क्योंकि फूफी तो निकाह से पहले ही वहाब फूफा के साथ भाग गई थी। फिर किस चीज़ का बदला लेना है आपको उनसे, जबकि उन्होंने तो सारा का सारा इल्ज़ाम खुद के माथे ले लिया था। मगर हमारी और फुफ्फो की इज्जत आंच नहीं आने दी थी। अपने थे वो, उन्हें समझाना चाह रहा था, मगर वो तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाह रहे थे। बोलो इर्तजा शाह, याद है ना वादा अपना? दिलावर शाह को दिए वादे को सोचकर वो पशेमान हुआ था। हाँ याद है मुझे अपना वादा, और पूरा भी करूँगा। लेकिन इर्तजा के मुंह से निकले लफ्ज़ जहाँ दिलावर शाह को राहत बख्श गए, वहीं दरवाजे के साथ खड़ी माहीन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। माहीन जो इर्तजा को ढूंढती हुई हवेली के मेहमान खाने के करीब से गुजर रही थी, इर्तजा की आवाज़ सुनकर वहीं पर रुकी थी। मैं अपना वादा पूरा करूंगा बाबा सरकार, मजबूत लहजे में कहता हुआ वो माहीन की मौजूदगी से अनजान था। इर्तजा के मजबूत लहजे पर अपनी सिसकी दबाए वो वहाँ से दबे कदमों वापस अपने कमरे की सिमत भागी थी। साइमा फुफ्फो बुलाएं। इर्तजा के कहने पर उन्होंने साइमा अंसारी को बुलवाया था। थोड़ी देर मेहमान खाने में इर्तजा और दिलावर शाह के साथ अब साइमा बेगम भी पहुंच चुकी थी। 25 साल बाद आपको आपका भाई मिला है फुफ्फो, बहुत मुबारक हो आपको। आपके भाई की मोहब्बत जाग गई है आपके लिए। इर्तजा की बात पर नासमझी के तासुरात उनके चेहरे पर आए थे। अब तो वहाज और राइमा का रिश्ता भी फिक्स कर दिया है बाबा ने। इर्तजा को गुलाम रसूल के जरिए राइमा और वहाज के रिश्ते का पता चला था। तुम्हें कैसे पता चला? दिलावर शाह चौंके थे, क्योंकि उन्होंने सबसे छुपा कर ये रिश्ता फिक्स किया था, और वो भी इर्तजा की गैर मौजूदगी में किया था, जब वो माहीन के साथ हनीमून पर था। आपका ही बेटा हूँ बाबा सरकार, जताकर कहता हुआ वो अब तक की गुफ्तगू में पहली बार मुस्कुराया था। आप बताएं फुफ्फो, मेरी शादी वाले दिन मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप किसकी मकरूज़ हैं? आज बताएं बाबा को भी। बताएं ना फुफ्फो, किस शख्स की एहसानमंद हैं आप? लफ्ज़ों पर जोर देता हुआ संजीदगी से वो पूछ रहा था। रियाज बुखारी की। साइमा की हल्की सी आवाज़ में रियाज साहब के नाम को सुनकर दिलावर शाह चौंके थे। आपसे तो सब बताया नहीं जाएगा, इसलिए मैं बताऊंगा बाबा को सब सच। 26 साल पहले रियाज अंकल की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो आपकी इज्जत बचाई थी। इर्तजा आज नहीं फिर कभी बात करेंगे ये। मिन्नत भरे लहजे में साइमा ने उसे बीच में टोका था। क्यों फुफ्फो, आज ही सही वक्त है, बताएं आप। मैं वादा करता हूँ आपसे वहाज और राइमा की शादी मैं करवाऊंगा आप। साइमा बेगम के हाथ पर दबाव देता हुआ उन्हें बोलने के लिए वो उकसा रहा था। रियाज की कोई गलती नहीं थी भाई, मेरी वजह से ही उन्होंने निकाह से इनकार किया था, क्योंकि मैं वहाँ पहले से निकाह कर चुकी थी। निगाहें झुकाए वो सारी रुदात सुनाती हुई आखिर में रो पड़ी। एक बात और बाबा, मैंने आपको कभी ये वादा दिया ही नहीं कि मैं माहीन को तलाक दूंगा। ये याद रखिएगा बाबा, माहीन को मुझसे अलग सिर्फ मेरी मौत कर सकती है, कोई वादा या कसम तो बिल्कुल भी नहीं। साइमा बेगम हैरानगी से दोनों को देख रही थी। अब आप दोनों बैठकर मसलहत करें, शब्बा खैर। शर्मिंदगी से नजरें झुकाए दिलावर शाह, जो 26 साल से रियाज बुखारी को कसूरवार समझकर साइमा से भी कता ताल्लुक हो गए थे, आज उन्हें साइमा बेगम के साथ अपने आबी ताल्लुक का फैसला सही लगा था। मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा अपने बेटे से? दोनों हाथों से सर को थामे वो सोचकर भी परेशान हो रहे थे ये बात। भाई जाओ यहाँ से। साइमा बेगम को आज फिर अपना भाई बहुत दूर जाता नजर आ रहा था। आंसू साफ करती वो वहाँ से चली गई थी। कमरे में मुसलसल रोती हुई चक्कर काटती वो थक कर बैठ गई थी। इर्तजा को कमरे में आते देखकर वो फौरन से उसके पास आई थी। क्या हुआ माहीन, आप अभी तक सोई नहीं? वास्केट उतार कर बेड पर रखता हुआ वो नॉर्मल अंदाज में बोला था, जैसे उसकी और दिलावर शाह के बीच कोई आम सी बात हुई हो। कब दे रहे हैं आप मुझे तलाक? माहीन के बोलने पर इर्तजा शॉक्ड हुआ था। क्या कह रही हैं आप? अंदाज़ा भी है आपको कि क्या बोले जा रही हैं आप? माहीन के कंधे पर हाथ रखता वो नर्म लहजे में बोला था। आप वादा कर सकते हैं तो क्या मैं आपको पूरा करने नहीं दे सकती? इर्तजा के हाथ झटकती हुई वो दूर हुई थी। दें तलाक मुझे आप। सुर्ख मुतवरम आंखें लिए वो भर्राई आवाज़ में गुर्लाई थी।
मैं आपको तलाक नहीं दे सकता। अब मजीद झूठ मत बोलें। इर्तज़ा की बात पर अब उसे कब एतबार आने वाला था। माहीन प्लीज़ यकीन करें मेरा, वो सिर्फ बाबा को हमारे निकाह की रजामंदी के लिए दिया गया वादा था। मुझे ज़रा इल्म नहीं था कि बाबा मुझसे ऐसा वादा लेंगे। बेबसी से कहता हुआ वो माहीन के करीब आया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस अब आप अपना वादा पूरा करें। किसे खबर थी कि पत्थर और बेहिस इंसान के नाम से मशहूर इर्तज़ा शाह एक आम सी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इतना बेबस हो जाएगा कि खुद की अपनी ज़ात को ही फरामोश कर देगा। किसी से भी ना हारने वाला इर्तज़ा शाह आज तुम्हारे साथ की गई मोहब्बत से शिकस्त खा गया है। खुद पर हर चीज़ का ज़ब्त खोते हुए महसूस करता हुआ वो कुछ मिनटों के लिए माहीन को सुनने के लिए रुका था। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, हतमी फैसला सुना गई थी वो। सीधे लफ्ज़ों में कह दो ना कि इर्तज़ा शाह मर जाओ तुम। खुदा की कसम, एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर मरने को तैयार हो जाऊँगा। माहीन की जान निकाल लेने वाली खामोशी से खुद के हाथों पैरों से उसे जान निकलती महसूस हुई थी। बेबसी की हद को छूता हुआ वो पहली बार किसी के सामने अपने अंदर का हाल खोल खोल कर रखता हुआ अपने चेहरे पर लगाए हुए मगरूर शाह का नकाब उतार कर माहीन के आगे वो अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था। इर्तज़ा की तकलीफ को महसूस करती हुई वो कुछ मिनटों के लिए अपने किए गए फैसले पर डगमगाई थी, फ़कत कुछ मिनटों के लिए। वापस से खुद को मजबूत करती हुई वो इर्तज़ा की तरफ पीठ किए खड़ी हुई थी। माहीन, मैं अपने दिए वादे से बंध गया था, पर मैं वो पूरा नहीं कर रहा और नहीं किया। प्लीज़ आप अपने फैसले से पीछे हट जाएं। घुटनों के बल बैठता वो अपने किए वादे पर पछताया था। आप मर्द हैं, समझते क्या हैं हमें? कठपुतली हैं हम जो आप लोगों के एक इशारे पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दें। आपकी दी गई ज़ुबान अहमियत रखती है, आपका दिया गया वादा बहुत अहमियत का हामिल होता है। इर्तज़ा का निकाह से पहले ही तलाक देने का वादा उसे अंदर से तोड़ गया था, मगर हमारा क्या? इर्तज़ा शाह उसकी टूटती हुई खामोशी पर कुछ पल के लिए पुरसकून हुआ था, मगर माहीन की सुर्ख होती सवाल करती सुनहरी आंखें इर्तज़ा शाह अपने चेहरे पर मरकूज होते देखकर अपनी बेकाबू होती धड़कनों से घबराया था। इर्तज़ा के साकित चेहरे को देखकर सवाल करती वो खुद को रोने से बाज रखने की सही कर रही थी। माहीन, नहीं रह सकता मैं आपके बगैर, मर जाऊंगा। माहीन के दोनों कंधों पर हाथ रखता हुआ अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता हुआ वो बेबस सा हुआ था। सब कहने की बातें होती हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। इर्तज़ा के दोनों हाथों को झटकती वो उससे दूर हुई। इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधकर मुझे नहीं रहना आपके साथ। आज फिर वो इर्तज़ा शाह को छोड़कर जा रही थी, कभी ना वापस आने के लिए। अपने दिल के हाथों मजबूर होती माहीन शाह मुड़कर इर्तज़ा के बिखरे हुए वजूद को कुर्ब से देखती हुई आंखें मीच गई थी। इर्तज़ा के लफ्ज़ों को सुनती, तू जाने लगा है तो पलट कर मत देख, मौत लिख कर तो कलम तोड़ दिए जाते हैं। इर्तज़ा के लफ्ज़ों को सुनती वो वहाँ से खुद को इर्तज़ा की मोहब्बत की गिरफ्त से आज़ाद करवाती हुई निकली थी। भर्राई हुई आवाज़ में कहता हुआ इर्तज़ा शाह आज अपनी जगह उसे संगदिल बने देख कुछ अर्सा पहले अपने वादे की वजह से की हुई माहीन की कैफियत को महसूस नहीं कर सकता था। माहीन को गए हुए आज दूसरा दिन था। शाह हवेली में किसी को भी खबर ना थी माहीन के अचानक बुखारी विला जाने की, और ना ही किसी को इर्तज़ा से पूछने का मौका मिला था, क्योंकि वो इन दिनों ज़्यादातर अस्पताल में बिजी रहा था। अब भी ऐसा ही हुआ था। अस्पताल से वापस आकर सीधा वो अपने कमरे में बंद हो गया था। घूप अंधेरे कमरे के बीचों बीच तरतीब से रखे जहाज़ी बेड पर नीम दराज लेटा हुआ कमरे में माहीन की मौजूदगी ना पाकर वो अफसुर्दा हो रहा था। जब अचानक बजते अपने सेल फोन की तरफ मुतवज्जो होता वो भी खुश हुआ ही था माहीन की कॉल समझकर, मगर अगले ही पल हैदी कॉलिंग फ़ोन स्क्रीन पर जगमगाते देखकर बेदिली से फ़ोन अटेंड कर गया था। बोलो हैदी, क्या काम था? हमेशा की तरह आज भी उसने हैदर की कॉल अटेंड करते ही संजीदगी से पूछा था। ज़रूरी थोड़ी है हैदर शाह हर बार इर्तज़ा शाह को मतलब के लिए ही फ़ोन करे। आम सा ठहरा हुआ लहजा इर्तज़ा और उसमें दिन रात का फ़र्क था। इर्तज़ा सूरज की मानिद गर्म लहजे, तपिश और रूप लिए हुए था, वहीं हैदर चांद की मानिद ठंडा और खुश मिजाज था। अगर आप फ्री हों तो थोड़ी देर मुझसे बात कर लें। बड़े दिनों बाद हया की मौजूदगी के बायस हैदर शाह के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंगी थी। उसकी याद मुझे तन्हा कहाँ रहने देती है हैदी, बस किसी साए की तरह हर वक्त मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। अफसुर्दगी से कहता वो साइड टेबल पर रखे लैंप को ऑन ऑफ करता हुआ सीधा हो रहा था। आप हिम्मत ना हारें, बहुत जल्द आ जाएंगी भाभी वापस। ये फ़कत हैदर शाह जानता था कि किस कुर्ब को झेलकर भाभी लफ्ज़ उसने अदा किया था।
पता है हैदी, जब भी कोई शख्स मरता है ना, उसके पीछे भी या तो बीमारी होती है या अचानक हादसे, क्योंकि दुनिया से जाने वालों के पास कोई ना कोई बहाना होता है ये दुनिया छोड़कर जाने का। मगर इर्तज़ा शाह को माहीन शाह की बेरुखी और जुदाई बिनाई मौत मार देगी। नम लहजे में बोलता हुआ इर्तज़ा शाह पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। ये वक्त बताएगा कि ज़िंदगी किसके साथ वफा करती है और किसके साथ बेवफाई। कुछ फैसले सिर्फ वक्त करता है जिससे हम सब अनजान होते हैं। वैसे ही इर्तज़ा और हैदर दोनों अनजान थे आने वाले तूफ़ान से। ऐसा नहीं कहते भाई, ज़िंदगी से अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर हम इसे खूबसूरत नज़र से देखें तो। इर्तज़ा शाह की तकलीफ़ उससे बड़ी तो ना थी मगर दर्दनाक ज़रूर थी। किसी से यकतरफा मोहब्बत करना और उसे ना पाने से कई ज़्यादा किसी को हासिल करके भी लाहासिल रहना बड़ा दर्दनाक सफ़र होता है। गुलाम रसूल आज के दिन ही 3 सर्जरी करके वो शहर से वापस मिन्नत अस्पताल गया था, जहां पर अपने रेगुलर पेशेंट्स के साथ वक्त गुजारने के बाद इर्तज़ा हवेली वापस आया था। मगर आते ही अपने कमरे में रहीम को देखकर ठिठका था। माजरत साईं सरकार, पता नहीं ये कैसे आपके कमरे में आ गया। इर्तज़ा के बेड पर आराम से सोते हुए रहीम को देखकर गुलाम रसूल को अपनी शामत आई दिखाई दी थी। रहीम जो खेल खेलता हुआ इर्तज़ा के कमरे में छुपने की गर्ज से आया था, सबका इंतज़ार करते हुए उसकी वहीं आंख लग गई थी। मैं अभी इसे यहाँ से ले जाता हूँ और शमीम से कहकर बेड की चादर भी तब्दील करवा देता हूँ। सर झुकाए वो जल्दी से बेड पर सोए अपने बेटे रहीम की तरफ बढ़ा था। रहने दो। जी सरकार साईं। इर्तज़ा की सरगोशी वो सुन नहीं पाया था। मैंने कहा है कि सोने दो इसे यहाँ, बच्चों की नींद खराब नहीं करनी चाहिए। बच्चों के साथ अपने बैर को साइड रखता हुआ वो फिक्र से बोला था। मगर आगे से ध्यान रखना, बेजारियत से कहता हुआ वो ड्रेसिंग रूम की सिमत बढ़ा था। तुम गए नहीं। थोड़ी देर बाद शावर लेकर बाहर आता हुआ इर्तज़ा दरवाजे के पास खड़े गुलाम रसूल को देखकर हैरत का शिकार हुआ था। जा रहा हूँ, शब्बा खैर। दरवाज़ा बंद करके जाते हुए गुलाम रसूल को देख इर्तज़ा अपने बेड पर सोए रहीम को देखकर उसके करीब आन लेटा था। रहीम को ना भेजने की सबसे बड़ी वजह माहीन की कमी थी जो उसे परेशान किए रखती थी। आज रहीम को इस तरह पुरसकून सोते देखकर इर्तज़ा को रश्क हुआ था। कितना अरसा हो गया था उसे पुरसकून सोए हुए। रहीम को कंफर्टर उड़ाते हुए वो विंडो के पास आन खड़ा हुआ था, जहां चांद अपनी पूरी ताप के साथ रात के स्याह अंधेरे को अपनी चांदनी से मिटाए हुए था। हैदर, इर्तज़ा भाई क्यों नहीं गए माहीन आपी को लेने? लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हैदर के हाथ रुके थे। आज बुखारी विला माहीन को लेने के लिए अपनी की गई गलती को सुधारने के लिए दिलावर शाह खुद गए थे शाहिदा बेगम के साथ। सर्जरी में बिजी होंगे वो, इसलिए इर्तज़ा और माहीन की नाराज़गी के बारे में सब जानने के बाद भी हैदर बआसानी हया से हकीकत छुपा गया था। हैदर को संजीदगी से काम करते देखकर हया को शरारत सूझी थी। मैंने तो आज गौर किया है, तुम्हारी आंखें मेंढक जैसी दिखती हैं। काउच पर हैदर के साथ बैठते हुए वो हैदर की टिकी नज़रों से कंफ्यूज होती हुई खुद को कंपोज कर गई थी। तुम्हें नहीं लगता हया कि तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी शक्ल पर कमेंट पास करने लग गई हो? जताते हुए अंदाज में वो कहता हुआ हया को घूर रहा था। अच्छा ऐसा है, पर मुझे लगा कि मैं तुम्हें आजकल कम तंग करने लगी हूँ। हैदर की सुतवा नाक खींचते हुए वो मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोलती हुई मुस्कुराई थी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें कम तंग करूंगी। हैदर के कंधे पर सर टिकाती वो शरारत से मुस्कुराई। मतलब तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से? हया के मुस्कुराते चेहरे को देखकर वो चाहकर भी संजीदा नहीं हो सका था। हरगिज नहीं, मेरी सड़ी हुई कुकड़ी। आंखें बंद किए वो हैदर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। हया मसनूई नाराज़गी से पुकारते हुए वो हया के सर पर अपनी ठोड़ी टिका गया था। जवाब में वो फ़कत खिलखिलाई थी। माहीन बेटा, तुम्हारी इर्तज़ा से बात हुई? कब आ रहा है वो तुम्हें लेने? खाना खाती हुई माहीन हाथ थमे थे शाकरा बेगम के पूछने पर। जी ताई अम्मी, मैंने ही उन्हें मना किया है आने के लिए। हया के बाद घर बिल्कुल खाली हो गया है ना, इसलिए थोड़े दिन यहाँ रहने का सोचा है मैंने। इर्तज़ा से इजाज़त ले ली है मैंने। निकाह से पहले किए गए इर्तज़ा के वादे को वो चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। शादीशुदा बेटियां अपने मैके में नहीं ससुराल में अच्छी लगती हैं, और वैसे भी एक ना एक दिन ये सब होना ही था। शाकरा बेगम की बात पर वो सर झुका गई थी। उन्हें अब क्या बताती, वो खौफ से यहाँ पर आई थी ना कि इर्तज़ा की इजाज़त लेकर। जी ताई अम्मी, आंसू जब्त करते हुए वहाँ से उठकर अपने रूम की सिमत बढ़ी थी। मुझे सब क्यों ठीक नहीं लग रहा माहीन, तुम्हारे और इर्तज़ा के दरमियान। अपने दिल में चलते खदशात के बाइस उन्होंने माहीन से पूछा था।
मुझे जलीलो ख्वार करके खुद कहाँ सुकून से बैठ गए हो। मैं अपने फैसले पर पछता रही हूँ। काश मैं तुम्हारे साथ हाथ ना मिलाती, कम से कम अपनी नज़रों में तो ना गिरती। 1 महीने से मुसलसल उसे फ़ोन करती हुई नूरी आज मुकाबिल के कॉल अटेंड करने पर बरस पड़ी थी। मैंने सोच लिया है, अब मैं मज़ीद इर्तज़ा शाह के सामने अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी और ना ही तुम्हारा साथ दूंगी। नूरी की बात पर मुकाबिल के चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी छाई थी। आवाज़ नीची रखो मेरे सामने। होगी तुम दुनिया के लिए मॉडल प्रिया नूर, पर मेरे लिए आज भी तुम वही शाह हवेली की मुलाजमा नूरी हो। नूरी की आवाज़ पर चोट करते हुए वो विंडो के पास आन खड़ा हुआ था। तुम पछताने की बात कर रही हो? अरे पछता तो मैं रहा हूँ तुम्हारे साथ हाथ मिलाने पर। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अपनी अदाओं से भी इर्तज़ा शाह को रुझा न सकी तुम। अरे औरतें तो अपनी चंद अदाओं से मर्दों को ज़ेर कर देती हैं और तुम तो वो भी ना कर सकी। बात करती हो पछताने की। तमस्कराना अंदाज में कहता हुआ वो गरूब होते सूरज को देखकर कुछ तवक्कुफ के लिए खामोश हुआ था। और आज जो शोबिस की दुनिया में तुम्हारा इतना नाम है ना, जिसके बल पर इतना कूद रही हो, भूलो मत ये सब मेरी बदौलत है, वरना तुम जैसी लड़कियों को कौन पूछता है। अगर मैं सिफारिश ना करवाता तो आज भी वही नौकरानी ही बनी फिरती तुम, और फिर छोटी सी झोंपड़ी में देखती रहती साईं सरकार के साथ के ख्वाब। तंज करता हुआ वो नूरी की जुबान पर कुफ्ल लगा गया था। अब कहाँ गए जुबान के जोहर तुम्हारे? विंडो पर मखमली पर्दे को खींचते हुए वो होटल रूम में रखे काउच पर विराजमान हुआ था। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे अब मजीद तुम्हारा साथ नहीं देना। आंसू साफ करते हुए वो मजबूत लहजे में बोली थी। इर्तज़ा के साथ की गई आखिरी कन्वर्सेशन पर वो इर्तज़ा के साथ का अपना इरादा बदल गई थी। सोच लो फिर, रेहान के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगी। उस शख्स ने नूरी को डराना चाहा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम मलिक साहब तुम्हारी तरह घटिया नहीं हैं। जो करते हैं सामने करते हैं, तुम्हारी तरह पीठ पीछे वार नहीं करते। पहली बार वो रेहान के हक में बोल रही थी। मुकाबिल उसके इस तरह बदल जाने पर परेशान हुआ था। सोच लो, तुम्हारे पास वो बहुत अच्छा मौका है। कैसा मौका? लफ्ज़ों का आखिरी जाल बुनता वो नूरी का शिकार करने में कामयाब हो गया था।